बच्चों, आप सब लोग कैसे हो। हमने अपने पिछले कक्षा में क्या पढ़ा? स्थिर विद्युत के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, है ना। जिसमें हमने घर्षण द्वारा वस्तुओं का आवेशन देखा और आवेशित वस्तुओं के बीच प्रतिकर्षण एवं आकर्षण के बारे में हमने चर्चा किया, है ना। और आपको ये भी बताया कि आवेशों का कौन कौन से प्रकार है, और आपसे कहा था कि तालिका 18.1 लिख कर आओगे। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब वो लिख कर आए होंगे, है ना। तो आज हम बात करते हैं अनावेशित। इस टॉपिक को जरा आप लिख लीजिएगा, ठीक है। वस्तु का, अनावेशित वस्तु का आवेशित वस्तु की ओर आकर्षण, ठीक है, कि किस तरह से होता है। वस्तु की ओर आकर्षण। चलिए, इस टॉपिक को आप जरा लिख भी लीजिएगा। तो हमने पिछले क्रियाकलाप जो जो हमने क्रियाकलाप किए थे पिछले कक्षा में, उसमें आपने क्या देखा कि किसी वस्तु या छड़ को आवेशित करने के लिए किसकी जरूरत होती है। कौन सी क्रिया किया हमने? घर्षण, है ना। कौन सी क्रिया किया? घर्षण क्रिया, ठीक है, घर्षण किया। और घर्षण द्वारा वस्तुएं क्या हुई, यानी छड़ की तरफ क्या हो गई? आवेशित होती है। जब घर्षण हुआ तब वस्तुएं क्या हुआ? तब आवेशित होती है। अब जो है, हम एक और क्रियाकलाप देखेंगे। इसमें क्या कर रखा है कि दो गुब्बारों में हवा भरकर फुला रखा है। कितने गुब्बारों में फुला रखा है? यानी दो गुब्बारे हैं, ठीक है। दोनों गुब्बारों में क्या कर रखा है? हवा भरकर हमने क्या कर रखा है? इन गुब्बारों को हमने इस तरह से फुला रखा है। अब जो है, दोनों गुब्बारों को क्या करेंगे? आप पास पास लेकर आएंगे। इन दोनों गुब्बारों को आप क्या करेंगे? पास लाइएगा। तो क्या देखते हैं? आप पाते हैं कि गुब्बारे के मध्य में कोई आकर्षण है या प्रतिकर्षण। यानी आप देखोगे, इसको करके जरा देखना कि क्या पाओगे आप, कि क्या हुआ इन दोनों के बीच में। ठीक है, कि गुब्बारे के मध्य कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं होती है। तब क्या है, अब एक गुब्बारे को आप क्या करोगे? ऊनी कपड़े से रगड़कर आवेशित कीजिएगा, ठीक है, आवेशित करोगे। और दूसरे अनावेशित, यानी इस ए बी दो गुब्बारे हैं, तो हमने क्या कर दिया? इस एक को क्या कर दिया? हमने इसको घिसकर आवेशित कर दिया, ठीक है। अब जो है, दूसरे गुब्बारे को क्या करेंगे? आवेशित गुब्बारे के निकट लाइएगा। अब फिर उसके बाद आप ध्यान से देखिएगा कि क्या होता है। तो आप देखोगे कि गुब्बारे एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं? आकर्षित हो रहे हैं, ठीक है, आकर्षित हो रहे हैं। अतः क्या है, एक आवेशित वस्तु दूसरी अनावेशित वस्तु को भी क्या कर सकती है? आकर्षित कर सकती है। यानी एक को हमने आवेशित किया, एक को घिसकर क्या कर दिया? आवेश लेकर आए, आवेशित किया। और दूसरे में क्या किया? कुछ भी नहीं किया, हमने घर्षण नहीं किया, ठीक है। तो इस क्रियाकलाप से तब हमने क्या देखा? दोनों गुब्बारे जो है एक दूसरे के निकट आ गए, है ना। दोनों गुब्बारे क्या हुए? एक दूसरे के निकट आ गए। तो हमें ये पता चला कि जो है, एक आवेशित वस्तु दूसरी अनावेशित वस्तु को आकर्षित कर सकती है, किंतु उसे क्या नहीं कर सकते? प्रतिकर्षित नहीं कर सकते। यानी उसको दूर दूर, यानी प्रतिकर्षण और आकर्षण हमने आपको बताया है, तो उसको दूर दूर नहीं कर सकते। अतः क्या है, प्रतिकर्षण वस्तुओं के आवेशित होने का एक क्या है? निश्चित प्रमाण है ये, ठीक है। तो प्रतिकर्षण क्या है? वस्तुओं के आवेशित होने का एक निश्चित प्रमाण है। तो हमने ये उदाहरण देखा। अब इस परीक्षण को आप क्या कीजिएगा? आप करके देखिएगा, तभी आपको करने में भी बहुत अच्छा लगेगा और आप स्वयं सीखोगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। और जो जो भी आपको उसका फल मिला वो आप लिखकर भी आओगे। अब जो है, हम देखते हैं घर्षण द्वारा दो वस्तुओं में समान परिमाण के विपरीत आवेशों की उत्पत्ति, ठीक है। क्या है? घर्षण द्वारा, घर्षण द्वारा क्या हो रहा है? दो वस्तुओं में
दो वस्तुओं में समान परिमाण के विपरीत आवेशों की उत्पत्ति। क्या हो रहा है? समान। तो जो जो टॉपिक्स है उन सबको आप क्या कीजिएगा, जरा लिख के रख लीजिएगा, ठीक है। परिमाण के विपरीत आवेशों की उत्पत्ति। ठीक है, इसको जरा हम समझते हैं। उत्पत्ति। अब क्या कर रखा है हमने? हमने जो है एक अनावेशित कांच की छड़ ले रखा है। क्या ले रखा है? एक अनावेशित कांच की छड़ ले रखा है। और कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के पास लेकर आए हैं। अब क्या कर रखा है? एक अनावेशित कांच की छड़ ले रखा है और कांच की इस छड़ को जो है एक रेशम की जो कपड़े है उसके पास लेकर आए हैं। अब क्या किया? अब इस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर, इस रेशम के, ये कपड़ा है, ठीक है, रेशम का कपड़ा है, तो इससे क्या कर दिया? इस छड़ को रगड़कर क्या कर दिया? आवेशित कर दिया। ठीक है, आवेशित कर दिया। अब जो है कांच की इस आवेशित छड़ को पुनः क्या कीजिए, इस रेशम के कपड़े के पास आप लेकर आइए और फिर देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो पहली बार रेशम का कपड़ा कांच की ओर आकर्षित नहीं होता है, जबकि दूसरी बार जो रेशम का कपड़ा है, कपड़ा क्या है? कांच की छड़ की ओर आकर्षित होती है। क्यों? क्योंकि कांच की छड़ जो है धनावेशित हो जाती है। ठीक है, कांच की छड़ क्या हो जाती है? धनावेशित हो जाती है तथा रेशम के कपड़ों पर इतना ही ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो प्रारंभ में क्या देखा कि रेशम के कपड़े पर कोई आवेश नहीं था, अतः क्या हुआ? कांच और रेशम के कपड़े के बीच ना तो क्या हुआ? आकर्षण और ना ही प्रतिकर्षण हुआ। तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि जो कांच की छड़ लिया है ना, और रेशम के कपड़े को क्या कर दिया? इसको रगड़ कर क्या कर दिया? आवेशित कर दिया। तो कांच की इस आवेशित छड़ को आप दोबारा जब रेशम के कपड़े के पास लेकर आए तो क्या हुआ? पहली बार जब रेशम का कपड़ा कांच की ओर आकर्षित नहीं होता है, जबकि दूसरी बार क्या हुआ? रेशम का कपड़ा कांच की छड़ की ओर आकर्षित होता है, क्योंकि कांच की छड़ क्या है? धनावेशित हो जाती है। कांच की छड़ क्या हो जाती है? धनावेशित हो जाती है तथा रेशम की कपड़े पर इतना ही ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो प्रारंभ में रेशम के कपड़े में कोई आवेश नहीं था, अतः क्या है? कांच और रेशम के कपड़े के बीच में क्या हुआ? ना तो आकर्षण हुआ और ना ही प्रतिकर्षण हुआ। ठीक है, जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तब क्या होता है? तो दोनों ही समान रूप से विपरीत प्रकार के आवेशों से आवेशित हो जाता है। तो जरा इसको आप देखिएगा, जब दो वस्तुओं को, जब हमने इन दोनों को रगड़ा तब क्या हुआ? जब दो वस्तुओं को जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है, क्या किया जाता है? रगड़ा जाता है। जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तब क्या होता है? दोनों ही समान रूप से विपरीत प्रकार के आवेशों से आवेशित हो जाती है। ठीक है, दोनों में क्या हो जाता है? विपरीत प्रकार, विपरीत प्रकार के आवेश। विपरीत प्रकार के आवेशों से आवेशित हो जाती है। आवेशित हो जाती है। तो इस पॉइंट को भी आप क्या करोगे? लिख के रखोगे। ठीक है, अब जो है कुछ और भी देखते हैं हम लोग। आपके इसमें एक चित्र दे रखा है 18.5, जरा उस चित्र को पहले आप देखिए। चलिए, चित्र दे रखा है 18.5, साधारण विद्युतदर्शी। तो इसमें क्या है ये देख लो। साधारण विद्युतदर्शी ये क्या है? एक ऐसा उपकरण है
जो हमें किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति के बारे में बताता है, यानी उसमें कितना आवेश है, आवेश की जो उपस्थिति है उसके बारे में हमें बताता है। इसमें क्या होता है, इसमें धातु पीतल की एक छड़ से निकले सिरे पर, जो पीतल की, इसमें ये देख रहे हो ना, धातु की छड़, इसमें क्या है, ये जो धातु है ये कहाँ से निकल रहा है, ये पीतल है ना, तांबा पीतल अथवा सोने की, यानी कोई भी हो सकता, तांबा पीतल या स्वर्ण की बारीक पत्ती, ठीक है, लगी है। और छड़ के ऊपरी सिरे पर धातु जो है कैसे चक्कर लगाती है, ये देख रहे हो ना धातु, ये धातु जो है वृत्ताकार चकती लगी होती है। इसमें क्या लगा होता है, वृत्ताकार चक्की लगी होती है। ये देख रहे हो ना ऊपर कैसा लगा हुआ है, वृत्ताकार चकती है। तो सुरक्षा के लिए छड़ के अधिकांश भाग और उसकी जो पन्नी है या पत्र है के बीच में क्या होता है, बीच में कांच के जार बंद कर दिया जाता है, यानी इसको देख रहे हैं रबर का ढक्कन लगा रखा है, इससे क्या कर रखा है, बंद कर रखा है। अब जो है विद्युतदर्शी की ये जो चकती है, इसको क्या करते हैं हम लोग, जब हम किसी आवेशित वस्तु से जब हम स्पर्श करवाते हैं, तो हम लोग जब भी इसको क्या करते हैं, किसी भी आवेशित वस्तु से जब स्पर्श करते हैं तो उसके दोनों पत्रों पर चलान की विधि, तो जो उसकी दोनों पत्र है उस पर क्या होता है, जो चलान की जो विधि होती है वो विधि के समान प्रकृति में क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है। अतः क्या है, पत्र प्रतिकर्षित होकर फैल जाता है। तो ये जो पत्र है ये क्या हो जाता है, प्रतिकर्षित होकर फैल जाता है। और विद्युतदर्शी को स्पर्श करने वाली वस्तु पर जितना अधिक आवेश होता है, पत्र भी क्या होता है, उतनी अधिक फैल जाते हैं। तो यदि विद्युतदर्शी पत्र अनावेशित हो तो एक दूसरे के समांतर क्या होते हैं, वे लटके रहते हैं। तो यह है साधारण विद्युत दर्शी, ठीक है। इसको इस तरह से तांबा पीतल या स्वर्ण की बारीक पत्ती से क्या है, धातु की एक छड़ जा रही है, ये कांच की जार है और इसको जो है इससे बंद कर रखा है, रबर की टक्कर यानी कॉर्क से बंद कर रखा है, और इसके ऊपर क्या है, वृत्ताकार चकती है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि किस तरह से क्या होता है, जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तब क्या है, उसमें किस प्रकार के जो है आवेशों का आवेशित हो जाता है, ठीक है। इसको सिर्फ अब जरा समझने की जरूरत है। अब हम लोग देखते हैं सुचालक, विद्युत चालक व कुचालक यानी विद्युत रोधी, ठीक है, उन दोनों के बारे में जरा चर्चा करते हैं। सुचालक यानी विद्युत चालक व कुचालक। विद्युत रोधी, विद्युत रोधी, चलिए। अब क्या होता है, कोई पदार्थ चालक है अथवा विद्युत रोधी है, इसका ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, दो विद्युतदर्शी यानी दो विद्युतदर्शी की हमें जरूरत होती है, ठीक है। दो विद्युतदर्शी यानी ए एवं बी दोनों की जरूरत होती है। तो देखते हैं, एक परीक्षण दे रखा है, इसमें हम लोग जरा देखते हैं। ये देख रहे हो, ये आपके इसमें 18.6, ठीक है। इस परीक्षण को लिखिए। तो विद्युतदर्शी ए अथवा ए और बी लीजिए। इन विद्युतदर्शियों को क्या कीजिए, पास पास रखिए, ठीक है। इन दोनों को क्या करना है, हमें पास पास रखना है। और विद्युतदर्शी ए की चकती को क्या करना है, ए की जो चकती है उसको क्या करना है, किससे करना है, एबोनाइट अथवा आवेशित छड़ से स्पर्श कराकर, यानी एबोनाइट या आवेशित किसे स्पर्श कराना चाहिए, छड़ से स्पर्श कर कर हमें क्या करना है, आवेशित करना है। और आवेशित होते ही इसकी पत्तियां क्या हो जाती है, ये फैल जाएगी, ठीक है। जैसे किसी धातु, जैसे लोहा हो,
तांबा हो या फिर एल्युमिनियम, है ना, की तार लीजिए और इसे क्या कीजिए, इसको आप तार लेकर एक थर्मोकोल की एक पट्टी के आर पार से इसको निकाल दीजिए। ठीक है, इसको धातु की तार जो है ये थर्मोकोल है, इसके आर पार क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए, ताकि थर्मोकोल का टुकड़ा जो टुकड़ा है ये विद्युत रोधी हत्थे की भांति कार्य करे, यानी आपको कोई भी नुकसान ना हो। ठीक है, अब जो है थर्मोकोल की पट्टी को पकड़ कर क्या करना है, तार को इस प्रकार रखिए, देख रहे हो ना विद्युत की तार जो जा रही है, तार को इस प्रकार से रखिए कि वो दोनों विद्युत दर्शियों की शक्तियों को स्पर्श करे, यानी दोनों को स्पर्श करे, इस प्रकार से हमें तार को रखना है। ठीक है, दोनों को क्या करना चाहिए, स्पर्श करे। ऐसे करने पर ये जो बी विद्युत दर्शी है ना, ऐसे करने पर क्या है, जो बी विद्युत दर्शी है इसमें क्या होता है, जैसे कि ये चित्र 18.6 में जो आ दे रखा है, ये जो विद्युत दर्शी है इसमें क्या होगा कि पत्तियां भी फैल जाएगी। ठीक है, इसी के कारण ये आवेशित विद्युत दर्शी जो है में कुछ आवेश का तार से होता हुआ अनावेशित विद्युत दर्शी में प्रवाहित हो जाती है। अर्थात क्या है, जो प्रयोग में लाया गया धातु की तार विद्युत आवेश को अपने में ही क्या कर लेती है, प्रवाहित होने देता है। अतः क्या है, ये तार विद्युत चालक है, तो इसे प्रवाहित होता है तो हमें पता लगता है कि ये विद्युत चालक है। ठीक है, अब जैसे कि जो है यदि ये प्रयोग धातु के तार के स्थान पर, अब देखिए इसमें इसमें हमने धातु का तार लिया है ना, इसमें क्या लिया, धातु का तार, लोहा, तांबा या एल्युमिनियम का किसी का तार लिया, जिसमें हमने देखा कि विद्युत प्रवाहित होने लगता है ना। अब जो है हम क्या करेंगे, इस धातु की तार की जगह पर कौन सी तार लेंगे, प्लास्टिक की तार। ठीक है, कौन सा लेंगे, प्लास्टिक या रबर। ठीक है, लकड़ी या थर्मोकोल से करे तो क्या हो जाएगा, ये अनावेशित विद्युत दर्शी की पत्तियों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, और इसका कारण ये क्या है कि जो प्लास्टिक है, रबर है या लकड़ी जैसे पदार्थ में क्या होता है, अपने में से विद्युत आवेश को प्रवाहित नहीं होने देता है। ठीक है, तो वे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं। तो इसमें देखा हमने, इस परीक्षण में देखा 18.6 देख रहे हैं ना, इस परीक्षण में क्या देखा कि धातु के तार द्वारा आवेश का एक विद्युत दर्शी में दूसरे में प्रवाह होने लगा, और दूसरे में हमने क्या देखा, प्लास्टिक तार से आवेश का प्रवाहित ना होना। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, कोई भी प्रवाह नहीं हुआ। चलिए, अब हमने क्या देखा कि वे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत प्रवाहित नहीं होता है उसे कुचालक यानी विद्युत रोधी कहते हैं, और सुचालक जिनमें से क्या होता है, विद्युत प्रवाह होता है। अब हम अगला देखते हैं, स्थिर विद्युत प्रेरण। स्थिर विद्युत प्रेरण क्या है, जब किसी चालक के पास कोई आवेशित वस्तु लेकर आते हैं, ठीक है, लाई जाती है, तब क्या हो जाता है, वो चालक भी क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। ठीक है, वो चालक क्या हो जाता है, वो चालक आवेशित हो जाता है। उसके पास के सिरे पर विपरीत आवेश तथा दूर के सिरे पर समान आवेश उत्पन्न हो जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है, उसके जो पास के सिरे पर कैसा आवेश हो जाता है, विपरीत आवेश तथा, यानी पास के सिरे पर कैसा आवेश होता है, विपरीत आवेश। विपरीत आवेश तथा दूर के सिरे पर समान आवेश। दूर के सिरे कैसा आवेश होगा, समान आवेश। ठीक है, कैसा आवेश होगा, दूर के जो सिरा होता है उसमें समान आवेश होगा। ये दोनों प्रकार के आवेश चालक के सिरों पर क्या होता है, पर तभी
तक रहते हैं जब तक आवेशित वस्तु चालक के पास रहती है। तो ये कब तक रहेगा? जब तक ये जो आवेशित वस्तु है वो जब तक चालक के पास रहे। इस प्रकार से चालक को क्या करते हैं? जो आवेशित होने की क्रिया को स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। तो जब तक जो है आवेशित वस्तु चालक के पास रहे, जब तक आवेशित जो वस्तु है वो जब चालक के पास रहती है, तब तक क्या होता है? उसमें जो है चालक होता है, ठीक है, उसमें आवेश होता है। तो इस प्रकार के चालक के आवेशित होने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। अब प्रेरण द्वारा एक क्रियाकलाप दे रखा है जिससे कि चालक को आवेशित करना, ठीक है। क्रियाकलाप आपके किताब में एक चित्र दे रखा है, इस चित्र को जरा देखिए, देख रहे हो? तो सर्वप्रथम हमने क्या कर रखा है? सबसे पहले हमने क्या कर रखा है? एक चालक के समीप हमने क्या कर रखा है? जो धन आवेशित छड़ पकड़ कर रखा है, ठीक है। एक चालक के समीप क्या कर रखा है हमने? समीप में धन आवेशित छड़ पकड़ कर रखा है। अब जो है क्या करेंगे? प्रेरण द्वारा चालक का निकटवर्ती सिरा, जो निकटवर्ती जो सिरा है इसका, ये क्या करेंगे? ऋणात्मक, और दूर वाला सिरा, जो दूर वाला सिरा है वो धनात्मक होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? प्रेरणा के जो चालक के जो समीप वाला है वो क्या हो जाएगा? वो कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। और जो दूर वाला सिरा है वो क्या हो जाएगा? वो धनात्मक हो जाएगा। तो चालक का ऋण आवेश छड़ के धन आवेश से बंधा क्या होता है? खिंचा रहता है, आवेश से बंधा रहता है, ठीक है। तो चालक का जो ऋण होगा वो कैसा होता है? आवेश, ऋण आवेश जो होता है वो कैसा होता है? छड़ के धन आवेश से हमेशा बंधा रहता है। और चालक के दूसरे सिरे को क्या कीजिए? आप एक अंगुली से छू दीजिए, ठीक है। दूसरे सिरे को क्या करना है? जब अंगुली से छुएंगे तो जमीन से क्या होगा? शरीर द्वारा जो ऋणावेश है, जो इलेक्ट्रॉन आकर क्या करेगा? धनावेश को उदासीन कर देता है, उसे न्यूट्रल कर देता है, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब चालक को क्या कीजिएगा? हटा दीजिएगा। तो इससे क्या पता चला कि जो बंधा हुआ ऋणावेश पूरे चालक में फैल जाता है। जो उसमें बंधा हुआ ऋणावेश है वो कहाँ फैल जाता है? पूरे चालक में फैल जाता है, जिससे कि चालक ऋण आवेशित हो जाती है। तो इसी प्रकार जो है ऋण आवेशित छड़ के समीप लाकर ऊपर की विधि से किसी भी शुद्ध चालक को क्या कर सकते हैं? धनावेशित कर सकते हैं, ठीक है। धनावेशित किया जा सकता है। अब जो है हम लोग देखेंगे अगला जो है, चलिए आकाशीय विद्युत क्या है देखते हैं। आकाशीय विद्युत यानी आपने क्या देखा होगा? बिजलियों को चमकते हुए देखा होगा जब बारिश आदि आता है ना? आकाशीय विद्युत यानी तड़ित तड़ित। तो वर्षा काल में जब वर्षा होती है तो हम अक्सर क्या देखते हैं? जब बारिश होती है तो हम लोग क्या देखते हैं? अक्सर जब आप आसमान में सब देखते हो या फिर जोर जोर से जब आपको आवाज सुनाई देती है तो क्या देखते हो? आकाश में क्या चमक रहा होता है? बिजली चमक रहा होता है, ठीक है। देखते हो ना आप इस तरह से क्या होता है? आकाश में जब देखते हो तो बिजली को चमकते हुए देखते हो, लाइट आती है ना? बादलों का गरजना भी आप सुनते हो। तो ये सुना होगा कि वर्षा के समय कभी कभी जो है किसी मकान पर अथवा किसी पेड़ आदि पर क्या गिर जाता है? बिजली गिर जाता है, आपने सुना होगा ये, है ना? इसे क्या कहते हैं? आकाशीय बिजली कहते हैं। इस बिजली को क्या कहेंगे? आकाशीय बिजली, ठीक है। तो ये बिजली आप सबने देखा भी होगा और इसके बारे में आपने क्या है? आपने सुना भी होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? आकाशीय विधि कहेंगे, आकाशीय विद्युत कहते हैं, ठीक है। तो जो वर्षा काल में जो आकाशीय बिजली को सर्वप्रथम अध्ययन, आकाशीय बिजली का जो सर्वप्रथम अध्ययन कब हुआ था? सन 1752 में किन्होंने किया था? बेंजामिन बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो ये आप याद रखिएगा और नाम भी लिख के रखिएगा, ठीक है।
नीचे लिखती हूँ, यहाँ पर जगह नहीं है, फ्रैंकलिन। ठीक है, बेंजामिन किन्होंने किया, फ्रैंकलिन ने किया। ठीक है, फ्रैंकलिन ने किया। हवाओं और बादलों में घर्षण के कारण क्या होता है? हवाओं और बादलों में जब घर्षण होती है उसके कारण बिजली जो है क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। ठीक है, जब हवाओं और किसमें होता है, बादलों में घर्षण होता है। तो सामान्य रूप से जो ऊपरी बादल, ऊपरी जो बादल होता है वो कैसा होता है, जो ऊपरी बादल, ये सब आप याद रखना है। ठीक है, ऊपरी बादल, जो ऊपरी बादल होते हैं वो आवेशित, आवेशित, और नीचे स्थित बादल, और जो नीचे के जो बादल होते हैं, ठीक है, जो नीचे के बादल, नीचे के जो बादल होते हैं वो कैसे होते हैं, ऋणावेशित। ठीक ठीक है, वो कैसे होते हैं, ये धनावेशित होते हैं, और ये जो है ये ऋणावेशित होते हैं। ठीक है, ऋणावेशित होते हैं। तब क्या होता है, ये नम बादल विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। तो जब ये दोनों बादल जब नम होते हैं तब क्या हो जाते हैं, ये बिजली के सुचालक हो जाते हैं, यानी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, है ना, इलेक्ट्रिसिटी हो जाते हैं। तो क्या होता है, जब ये नम बादल विद्युत के सुचालक हो जाते हैं तो ऊपरी बादल और जो नीचे के जो स्थित बादल है, ऊपरी बादल और जो नीचे स्थित बादलों के बीच में क्या रहती है, इनके बीच में क्या है, वायु उपस्थित होती है। क्या स्थित होती है इन दोनों के बीच में, वायु उपस्थित होती है। ठीक है, इन दोनों के बीच में वायु जो है, नम वायु क्या होता है, वायु के ये वायु नम हो जाने पर सुचालक हो जाती है। अतः आवेशित बादलों के बीच यानी मध्य में जब नम वायु में से होकर तीव्र वेग से क्या होता है, इन आवेश, ये आवेश प्रवाहित होता है, तब इस घटना में वायु में विद्युत विसर्जन होता है। वायु में क्या होता है, विद्युत विसर्जन होता है, और ये विद्युत जो विसर्जन ही तीव्र प्रकाश, है ना, जो आप देखते हो तीव्र प्रकाश की आड़ी टेढ़ी रेखा में दिखाई देता है। यानी टेढ़ी मेढ़ी रूपा, बिजली की क्या है, कोई भी रेख रूपा नहीं होती, तो कोई भी रूप में ये दिखाई देता है, जिसे सामान्य भाषा में बिजली चमकना या क्या कहते हैं, तड़ित दमक, यानी बिजली का चमकना कहते हैं। और यही क्या है, आकाशीय विद्युत है। तो इसके बारे में जो जो बातें आपने पढ़ी वो सारे पॉइंट्स को आप याद रखोगे। ठीक है, फिर जो है तो आज की कक्षा में हम इतना ही बताते हैं। जो अगली कक्षा है उसमें हम आपसे बाकी बातें फिर बताएंगे। तो आप इतनी सारी बातों को आप क्या कीजिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। और आज की कक्षा तो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।